पूरे देश पे नहीं होगी। उस कचरे को हटाने के लिए अब जय श्री राम का नारा मत लगाइए, अब हर हर महादेव का नारा लगाइए, ताकि लोगों को पता चल जाए जय श्री राम का काम हो चुका है। अब लोग ये बाबा विश्वनाथ की तरफ बढ़ गए हैं। बैठने मत दीजिए, बार बार जाइए, वहां देखिए, उस नंदी की आंखों में देखिए जो चल नहीं सकता, जो भारत के संविधान के पेज नंबर 3 पर बैठा हुआ है। आपको उस देश का ओरिजिनल संविधान नहीं मालूम, बताया नहीं गया। भारत का ओरिजिनल संविधान लोकसभा के अंदर हीलियम गैस में रखा हुआ है। उस कॉपी की रेप्लिका कॉपी ओरिजिनल मेरे पास है, मैं बार बार अपने संबोधनों में उसका इस्तेमाल करता हूं। आपको पता चल जाए कि क्या क्या था आपके पास, औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया। छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, 47 के बाद जो बाबर के वंशज इस देश में बैठे हैं, उन्होंने आपके साथ ज्यादा बड़ा जघन्य अपराध किया है। भारत की ओरिजिनल कॉपी है संविधान, उस संविधान का पेज नंबर 3 है। पेज के ऊपर इंडस वैली के बारे में दिखाया गया है, नंदी बैठा हुआ है। पेज नंबर 5 के ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जब लंका से लौट रहे हैं तो बैठी हुई हैं। उसमें कृष्ण भी हैं, उसमें महावीर भी हैं, उसमें छत्रपति शिवाजी भी हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी हैं। इनको किसने हटाया? लोग संविधान के अंदर दुहाई देते हैं, लोग संसद में पास किए हुए कानून के खिलाफ बैठ जाते हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बैठ जाते हैं। ए सनातनियों, जबलपुर से शुरुआत करो, कुछ नहीं करना है, किसी के खिलाफ नहीं है। आप कहिए 1 लाख लोग रोज दिल्ली में धरना देंगे, हम सिर्फ ये मांग करेंगे कि भारत का जो ओरिजिनल संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, उसमें आपने कितने भी अमेंडमेंट कर दिए, करिए, वो सरकारों का काम है। भारत के एक एक बच्चे के पास ओरिजिनल संविधान की कॉपी पता चलनी चाहिए कहां है। पूछिए सवाल कि 1956 में भारत की पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई, लंबी बहस चली। उस जमाने तो विजनरी भी मौजूद थे, और कहा गया कि भारत का झंडा है, भारत का पेड़ है, भारत का फूल है, भारत का परिंदा है, भारत का जानवर है, हर चीज राष्ट्रीय है। इसलिए आपको कुछ करना नहीं है, कोई नई मांग नहीं करनी, आपको ऐसी मांग नहीं कर रहे जिससे देश टूट रहा है। क्योंकि आप अपने अधिकारों और आपको क्या मांग करनी चाहिए, इसका थोड़ा सा शऊर जिस दिन आ जाएगा, उस दिन समाज की खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी। आप मांग कीजिए कि 1956 में जो डिबेट पार्लियामेंट में हुई थी, उस पार्लियामेंट में सब कुछ होने के बाद यह कहा गया कि भारत का कैलेंडर कैसा होगा। चर्चा हुई, न उस जमाने बीजेपी थी, न पार्लियामेंट में आरएसएस थी, न विश्व हिंदू परिषद थी, न बजरंग दल था, कोई था ही नहीं। सब महान लिबरल लोग थे, और तय हुआ कि भारत क्योंकि एक सेकुलर स्टेट है, जो संविधान में नहीं लिखा था। दिसंबर 1948 की संविधान सभा की बातों को पढ़ लीजिए, रिकॉर्ड में रखा हुआ है। जब सेकुलरिज्म की बात आई और कहा कि भारत सेकुलर होना चाहिए, तो कोई बड़ा जिन्होंने अपने नाम के आगे पंडित लगा रखा था, कहां थे वो पता नहीं चला। कौन सी दुनिया से आए थे जहां पंडित लगता था, ऐसा तो कोई आदमी मिला नहीं आज तक हमें। उन्होंने, आप सोचिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, तब भी ऐसे लोग नहीं उठे। B.R. अंबेडकर ने खड़े होकर के संविधान सभा की भाषणों में कहा कि भारत के संविधान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। भारत का संविधान हजारों साल की हमारी परंपराओं और आस्थाओं पे है। जिस देश में हजारों लोग बाहर से आए, आक्रांता भी आए, लेकिन मैंने सारे तथ्य पार्लियामेंट से निकलवाए, उनको भेजा। आरबीआई ने नोटिफाई किया पूरे देश को। ये आपको जानने, जब आपके मतलब की भी कोई चीज होती है तो आप उसको जान नहीं पाते हैं, आप उसे जानना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो गया है, कम से कम आप तो जाग जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया पूरे देश के अंदर कि पूरे देश में कोई भी आदमी सत संवत की डेट से चेक लिख के भेजेगा, हम एक्सेप्ट करेंगे। इतनी बड़ी चीज हुई, आपने नहीं माना।
इसलिए मैंने कहा कि ये जो मैं बोल रहा हूं, जो आरएसएन बोल रहे हैं, मैं ये नहीं मानता कि सिर्फ जो यहां बैठे हैं वो ही सुन रहे हैं। बहुत दूर दूर तक सुन रहे हैं, बहुत दूर दूर तक सुनने के बाद एहसास भी है। इसका मैं प्रमाण दूं आपको। आपने नहीं सुना होगा, आपने देखा नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी देश भर के सारे खिलाड़ियों को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी पे लिखा हुआ है सत संवत की डेट डाल दी गई है। बदलाव ऐसे होता है खामोशी से, लेकिन जो चैतन्य समाज होता है, जो जागरूक समाज होता है, वो अपने इतिहास की अगर कोई घटना घटती है तो उसका वर्णन करता है, उसका व्याख्यान करता है। आप करिए। आपका ये जिला जिसे आप जबलपुर कहते हैं, मंडला, मंडला, वो मेरे दिमाग में जबलपुर जबलपुर घुसा हुआ है, लेकिन जबलपुर भी आपका ही है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे बुजुर्ग जीवित हैं। जब तक आप अपनी एक फॉल्स ईगो, जिसे हम फॉल्स ईगो कहते हैं ना, जब तक इसे यहां से निकाल के बाहर नहीं रखेंगे, तब तक कोई काम पड़ा नहीं कर पाएंगे। हम सब लोग अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के आए हैं। कोई ईगो नहीं है कि हम ये हैं, हम ये हैं, कोई ईगो ही नहीं है। आप हमको खाना खिलाएं न खिलाएं, आप हमें कुर्सी पे बिठाएं न बिठाएं, ऊपर बिठाएं नीचे बिठाएं, ये जिंदगी का हिस्सा ही नहीं रहा। जब आप बड़े काम करते हैं तो उसका असर कैसे होता है कि इस बात को बोलता रहा, दिल्ली में आवाज कैसे जाती है और वो आवाज कैसे काम करती है। 1.5 से 2 साल पहले नासिक के अंदर पहली बार एक मुद्दे को उठाया। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी बात को सुनता कौन है, तो मैं कहता हूं तुम्हें दिखाई नहीं देता तो मैं क्या कर सकता हूं। आप ईमानदारी से, बिना किसी स्वार्थ के जरा एक बार जोर से बोल के तो देखिए, दुनिया भी सुनेगी और सत्ता में बैठे हुए लोग भी सुनेंगे कि समाज चाहता क्या है। नासिक की एक सभा में भारत के संविधान में आर्टिकल 333, आपने ट्रिपल तलाक सुना है, भारत के संविधान में भी एक ट्रिपल तलाक था, जिस धारा को 333 कहते हैं, 333। ये पता नहीं भारत के लोगों को। हम अपने कष्टों का कारण भी नहीं जानते और उनका निवारण हो जाता है तो उसको भी नहीं जानते। भारत का संविधान बना, उसमें कहा गया कि जो 545 सीटें हैं, इसमें 543 पे चुनाव होंगे। आप सब जानते हैं, आप तो राज्यसभा में हैं। लेकिन उस समय से इसमें एक प्रावधान डाल दिया गया कि सीटें तो 545 होंगी, लेकिन 2 सीटें जो हैं वो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व हैं। अब अगर मैं इस सभा में पूछूं 90% लोगों से कि ये एंग्लो इंडियन कौन है, तो नहीं पता। लेकिन जनरल नॉलेज से लेके सब रोज कहते हैं साहब एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। पता करा मैंने तो मुझे बताया गया कि जब अंग्रेज यहां थे तो जो ऊपर के अफसर थे वो चले गए थे, तो जो नीचे के लोग थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से जायज या नाजायज शादियां की हुई थी, और जो भारतीय महिलाओं से शादी की थी, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। चलो भाई ये बात मान ली। तो आखिर इस देश में इतने सारे लोग हैं जिनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, तो ये एंग्लो इंडियन हैं कितने? ये कितने हैं भाई कि जिनके लिए पहले से ये तय कर दिया है कि 2 उनके लोग बैठेंगे और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ इतना ही मुद्दा था। नासिक में उस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया। 3-4 जगह मैंने अपनी बात को रिपीट किया। आपको पता है क्या हुआ? भारत की संसद में इस पे बहस हुई अभी 6 महीने पहले। प्लीज मेरे भाइयों, चीजों को ध्यान से देखें, अपने मतलब की चीज को देखें, जो हमारे राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है उसको देखें। हर वक्त टैक्स कितना घटाए कितना नहीं घटा उसको छोड़ दें। 6 महीने पहले भारत सरकार का कानून मंत्री भारत की संसद के पटल पे खड़े होकर कहता है कि एक धारा है 333। मैंने कहा रविशंकर जी आपके कान में आवाज पहुंच गई है, इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये एंग्लो इंडियन लोगों के लिए 2 सीटें होती हैं। उन्होंने जनसंख्या का आंकड़ा दिया। भारत में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की आपको पता है कितनी बड़ी जनसंख्या है? अरबों खरबों में है वो, ढूंढने से नहीं मिलते।
उन्होंने क्योंकि संसद के पटल पे ये बयान दिया है, इसलिए इस बयान से वो इधर उधर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि हम इसको हटाने जा रहे हैं, क्योंकि जब हमने पता किया सेंसस से तो भारत में एंग्लो इंडियन कुल मिला के 262 है। आपको निशाना लगाना आना चाहिए। ये मुद्दे खत्म होंगे तब आप आएंगे, तब चीजें आप चलेंगी। इसलिए इस तरीके की सभाएं खूब करिए। हमसे ज्यादा काबिल लोग इस देश में हैं, हमसे ज्यादा अच्छे स्पीकर इस देश में हैं, लेकिन जो लोग राजनीतिक तौर पे कहीं जुड़े हुए हैं उनसे दूरी बना लीजिएगा। उनकी समस्या है वोट, और राजनीति और एमपी और एमएलए से बढ़ के आगे नहीं देखते। और इस किस्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जरूर बीच बीच में सभाओं में बुलाएं, ताकि लोगों को एहसास रहे कि सत्ता बदली है, माहौल बदल गया है। अब एमपी ऊपर बैठने की जिद नहीं करता, और जब ये नीचे बैठते हैं तो इन्हें एहसास होता है यहीं से गए थे, इन्हीं के बीच लौट के आना है। 5 साल का सफर परमानेंट नहीं है। आखिर में सिर्फ एक ही बात कह के बात समाप्त करता हूं, क्योंकि कल जबलपुर में बोलना है, कुछ और मुद्दे हैं। अपने घर जाइए। आज RSN सिंह साहब का जन्मदिन है। मैंने सुना है कोई एक फ्रॉड है सेंट फिडेलिस नाम का, उसके नाम से यहां वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। जब तक ये नहीं था तब तक हम क्या मना रहे थे? इसलिए सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल में जब अपने बच्चे को माएँ भेजें और पिता भेजें, तो पिता माता ये जरूर बात करें कि सरस्वती और कॉन्वेंट का रिश्ता क्या है। ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त इसलिए करूंगा, हर मां को, हर पिता को संस्कृति से लगाव नहीं है, संस्कृत से लगाव नहीं है। अंग्रेजी बोलता हुआ बच्चा मेहमानों के बीच में आ जाए तो हम अपने बच्चे को ठूस ठूस के कहते हैं, वो वाली पोएम सुनाओ, जैक एंड जिल, जैक एंड जिल। और जब तक वो सुनाता नहीं है तब तक उसकी विद्वता साबित नहीं होती, और पिताजी का सीना चौड़ा नहीं होता कि देखिए अंग्रेजी बोलता है, मैं तो बोल ही नहीं पाया, ये बोलता है। ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है, ये गर्व की बात नहीं है। क्योंकि हम भेड़ चाल की तरह जी रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूल की परिभाषा क्या है? कॉन्वेंट शब्द की परिभाषा क्या है? भारत के सनातनियों, एक बार उस सच्चाई को सुन लोगे तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ नफरत होगी, बल्कि जो कुछ आपने किया है उससे भी आपको डर लगेगा। यह यूरोप से निकली हुई एक कल्पना है। यूरोप में इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं होता, शादी का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता वहां। जैसे हमारे यहां शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है, तो जो ईसाई हैं उनके यहां मैरिज इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन। और वो जो खजूर खा के आए हैं उनके यहां शादी कॉन्ट्रैक्ट है 2 बिजनेसमैनों के बीच में। सिर्फ आप ही हैं जो 7 फेरे लेते हैं और कहते हैं कि जीवन मरण का इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जहां वेस्ट में शादी का कोई कंसेप्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, उनके यहां महिला और पुरुष का मिलन यानी फिजिकल रिलेशन एक चरम सुख को प्राप्ति माना जाता है। उस चरम सुख की प्राप्ति के लिए एक पुरुष और महिला के बीच में शारीरिक संबंध होते हैं। उससे पैदा होने वाली संतानें उस सुख को कम करती हैं। लिहाजा जो बच्चे ये पैदा होते थे, ऐसे बच्चे जो पैदा हो जाते थे, वेस्ट में उसके लिए कल्पना की गई कि इनका क्या होगा। तो ऐसे ही मान लिए जैसे ये एक बहुत बड़ा हॉल है, उस हॉल के बाहर छोटी छोटी डलियां रख दी जाती थीं, और जो उनके परम सुख में विघ्न डालने वाली, जो अकस्मात बिना सोचे समझे कोई बच्चा जो पैदा होता था, जो उत्पन्न हो जाता था, उस बच्चे को उस हॉल के बाहर जो छोटी सी डलियां होती थी उसमें मां रख जाती थी। और इस हॉल का खर्चा
और इस हॉल को चलाने के लिए एक फादर जिसने कभी शादी नहीं की, एक महिला जिसने कभी शादी नहीं की, वो मदर होते थे। वो फादर और मदर उस कमरे को चलाते थे और उन बच्चों को पालते थे। उन बच्चों के लालन पालन का खर्चा स्टेट उठाती थी। उस जगह को कॉन्वेंट कहते थे। लावारिस बच्चों के पहला रखने पालने की जगह को आप कॉन्वेंट कहते थे। आपने कहां मां सरस्वती को कॉन्वेंट के बराबर खड़ा कर दिया। इसलिए कॉन्वेंट से जब पढ़ के आप निकलते हैं तो आपकी मनोदशा भारत की परंपरा पे नहीं होती। ये ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठते हैं, जो जज साहब फैसले लिखते हैं, उनकी आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, यहां कोर्ट लीगल कोई बैठा हो, आप उनके जितने भी नजीर देखें, कोई हॉलैंड की मिसाल देता है, कोई इंग्लैंड की मिसाल देता है, कोई जर्मनी की देता है, हमारे जो पुराने परंपरा की जो चीजें थी उसकी मिसाल नहीं देता कोई। आज भी वो उसी से चलता है। और इसीलिए जज साहब को डर है कि अगर हिंदी में बहस हो गई तो चाय पीने वाला पछाड़ देगा, इसलिए अंग्रेजी में बहस रखते हैं। इसलिए सिर्फ ये कह के मैं बात अपनी समाप्त करता हूं, अपने घरों में पुरुष अपनी मां, अपनी बहन, अपनी बेटी का, उसके सम्मान का, उसके आत्मसम्मान का पे कोई समझौता न करे।